हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमिक कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। Good morning, student. Today we are going to study 19th chapter in SST. The name of this chapter is New Empires and Kingdoms. In this chapter, we are discussed about Samudragupta Prasasti, the Gupta dynasty, Harshvardhan and the Harshcharitra, the Pallav and Chalukya, administration of the new empires, a new kind of army, local assemblies in the southern kingdoms, and the life of the ordinary peoples. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। मॉडर्न एम्पायर लगभग 2200 साल पहले कोलैप्स्ड हो गया था। इसके स्थान पर कई अन्य जगहों पर नए किंगडम्स का उदय हुआ। लास्ट मौर्यन रूलर बृहदत्त को हराकर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग डायनेस्टी की स्थापना की। उसने नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया के कुछ हिस्सों पर शासन किया। लगभग 112 वर्षों तक शुंगों ने शासन किया था और उसके बाद एक अन्य राजवंश जिसे कण्व के रूप में जाना जाता था और अन्य परिवारों के शासकों के द्वारा लगभग 1700 साल पहले गुप्त डायनेस्टी की स्थापना तक उन्होंने शासन किया। नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ इंडिया के कुछ हिस्सों में जो उन्हें इंडो ग्रीक्स राजाओं के नाम से जाना जाता है, लगभग 100 सालों तक शासन किया था। इट मीन्स लगभग 2200 ईयर से लेकर 2100 ईयर्स एगो पहले। उसके बाद सेंट्रल एशियन पीपल शक उन्होंने नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ और वेस्टर्न इंडिया में अपने राज्य की स्थापना की। कुछ प्लेसेस पर शकों से पहले कुषाण्स ने शासन किया था, लगभग 2000 साल पहले। शक साम्राज्य का एक भाग लगभग 500 वर्षों तक चला था, जब तक कि गुप्त राजाओं द्वारा शकों को पराजित नहीं किया गया था। 1700 ईयर्स एगो गुप्त पीरियड के जो सोर्सेस थे वो विविध थे। इलाहाबाद में समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति से हमें उसकी विजय के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। जनता की पेंटिंग्स और लार्ज नंबर में गुप्त रूलर्स ने जो कॉइन्स इशू किए थे, वो सब गुप्ता पीरियड की जो लाइफ है उसके बारे में बताते हैं। लिटरेरी सोर्सेस में फेमस पोएट कालिदास की रचनाएं और फाजियान जैसे फॉरेन ट्रैवलर्स के अकाउंट शामिल हैं। गुप्त डायनेस्टी के फेमस रूलर्स में चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड प्रमुख थे। समुद्रगुप्त प्रशस्ति हम लॉन्ग इंस्क्रिप्शन से समुद्रगुप्त के बारे में जानते हैं, जो एक्चुअली में संस्कृत में एक पोयम है जो लगभग 1700 साल पहले एक कोर्ट पोएट हरिसेना द्वारा कंपोज्ड थी। इस लॉन्ग इंस्क्रिप्शंस को प्रशस्ति कहा जाता है। ये प्रशस्ति एक संस्कृत वर्ड है जिसका अर्थ है प्रशंसा में। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति इलाहाबाद पिलर पर अंकित की गई थी, जो एक्चुअली में अशोक द्वारा बनवाया गया था। प्रशस्ति संस्कृत में है जो 30 लाइन्स में चलती है। सेना ने राजा की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रशंसा की। उसने लिखा था कि राजा वॉरियर, विनर, लर्नमैन और बेस्ट ऑफ द पोएट्स हैं। उसने राजा को भगवान के समान बताया। समुद्रगुप्त द वॉरियर, उनकी चार्मिंग बॉडी, लड़ाई में कुल्हाड़ियों, तीर, भाले, तलवार और कई तरह के जो अन्य वेपन्स थे, उनके कारण हंड्रेड्स ऑफ बाउंड्स के निशान की ब्यूटी के साथ कवर किया गया था। प्रशस्ति में दी गई इंफॉर्मेशन का हिस्टोरियंस ने एक मैप बनाया। हरिसेना ने समुद्रगुप्त की 4 अलग अलग तरह के रूलर्स के प्रति पॉलिसीज को डिस्क्राइब किया है। द फर्स्ट वन इज आर्यभट्ट के 9 रूलर्स थे, जिन पर समुद्रगुप्त और उनके किंगडम ने विजय प्राप्त की और अपने एम्पायर का एक पार्ट बनाया था। सेकेंड इज दक्षिणा पथ में 12 रूलर्स थे। आफ्टर डिफीटिंग दैम, समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से रूल करने को अलाउड किया और उनके द्वारा उन्हें ट्रिब्यूट्स मीन्स श्रद्धांजलि दी गई। थर्ड इज नाइबरिंग स्टेट्स के इनर सर्कल, जिसमें आसाम, कोस्टल बंगाल, नेपाल और नॉर्थ वेस्ट में गण संघ की संख्या सहित श्रद्धांजलि दी गई। उनके ऑर्डर को फॉलो किया गया और उनके कोर्ट को अटेंड किया गया। फोर्थ, नॉर्थ वेस्ट में आउटर स्टेट्स के रूलर्स मोस्टली कुषाण्स और शक के वंशज थे। उन्होंने और श्रीलंका के रूलर्स ने समुद्रगुप्त को सबमिटेड किया
और डॉटर्स को मैरिज के लिए ऑफर किया। समुद्रगुप्त की सम अदर क्वालिटीज़ कॉइन्स पर शो हैं। उन पर शो है कि वह हाई बैक्ड चेयर पर हाथ में बीना के साथ बैठते थे। वह कविताएं लिखते थे और वे म्यूज़िक के शौकीन थे। वे स्कॉलर्स के साथ डिस्कशन भी करते थे। अधिकांश प्रशस्ति में भी एंसेस्टर से प्राप्त रूलर्स के वंश की लाइन को मेंशन किया है। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के ग्रेट ग्रैंडफादर, फादर एंड मदर को मेंशन किया है। उनकी मदर कुमारा देवी लक्ष्मीकर्ण की थी। उनके फादर चंद्रगुप्त फर्स्ट थे, जिन्होंने प्रयाग, जिसे प्रेजेंट टाइम में इलाहाबाद कहते हैं, में अपना एम्पायर एक्सटेंड किया और महाराजा धीराज का ग्रैंड टाइटल अडॉप्ट किया। महाराजा धीराज का अर्थ होता है बड़े राजाओं का भी राजा। समुद्रगुप्त ने भी इस टाइटल को अडॉप्ट किया था। प्रशस्ति में उनके ग्रेट ग्रैंडफादर और ग्रैंडफादर को सिंपली महाराज मेंशन किया है। इट शोज दैट द रूलर ऑफ द डायनेस्टी ग्रेजुअली एक्सटेंडेड। समुद्रगुप्त के दूसरे पुत्र चंद्रगुप्त सेकंड को उसका उत्तराधिकारी बनाया गया। हम इंस्क्रिप्शंस और कॉइन्स से उसके बारे में जानते हैं। उनके फर्स्ट एक्सपीडिशन में वेस्ट इंडिया, मालवा, गुजरात और सौराष्ट्र शामिल हैं, जिन पर विजय प्राप्त की थी। वेयर ही ओवरकम द लास्ट ऑफ द सक्कास। उसके बाद वेस्टर्न इंडिया जैसे भरूच, काम्बे और सोपारा के जो पोर्ट्स थे, उनके थ्रू होने वाले ट्रेड को गुप्ताज द्वारा कंट्रोल्ड किया जा सकता था। उन्होंने बंगाल बंग के चीफ टोन्स पर भी विजय प्राप्त की। दिस एक्सटेंडेड हिज कंट्रोल फ्रॉम कोस्ट टू कोस्ट। इट मीन्स इससे कोस्ट टू कोस्ट तक उसका जो कंट्रोल था वो बढ़ा दिया गया। उन्होंने उज्जैन में सेकंड ट्रेडिंग कैपिटल इस्टेब्लिश की। चंद्रगुप्त सेकंड को विक्रमादित्य का टाइटल मिला, जिसका अर्थ होता है सूर्य की शक्ति। उन्होंने ये टाइटल शकों के उज्जैन से बाहर जाने के बाद अपने नाम किया। उनके हिस्से पर सक्कास ने उन्हें सकारी नाम दिया, जो सक्कास के एनिमी थे। कई युद्धों के बावजूद उनके शासनकाल को लिटरेचर, कल्चर, आर्ट और साइंस के अचीवमेंट्स के लिए याद किया जाता है। अकॉर्डिंग टू लेटर बिलीफ, उनका कोर्ट कालिदास कवि, आर्यभट्ट एस्ट्रोनॉमर जैसे कई विद्वान पुरुषों से भरा हुआ था। पाटलिपुत्र, प्रयाग और उज्जैन गुप्त रूलर्स के इम्पोर्टेंट सेंटर्स थे। नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट द हर्षवर्धन एंड हर्षचरित। इंस्क्रिप्शंस और जो कॉइन्स होते हैं वो इंफॉर्मेशन के इम्पोर्टेंट सोर्स होते हैं। इसके अलावा बायोग्राफीज और पिलग्रिम्स मीन्स जो तीर्थ यात्री होते हैं, उनके ट्रैवल अकाउंट्स भी इंफॉर्मेशन के इम्पोर्टेंट सोर्स हो सकते हैं। बनभट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, जिन्होंने उनकी बायोग्राफी 1400 साल पहले लिखी थी। हर्षवर्धन नाम की यह बायोग्राफी संस्कृत में लिखी गई है। चाइनीज पिलग्रिम स्वान जेंग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। उन्होंने हर्ष के दरबार में कई साल बिताए। उन्होंने जो कुछ देखा उसके बारे में डिटेल से लिखा। हर्ष के फादर और एल्डर ब्रदर की डेथ के बाद हर्ष थानेसर के राजा बने। उनकी सिस्टर की शादी कन्नौज के राजा से हुई, जो कि एक बहुत बड़ा ट्रेड सेंटर था। कई राजा कन्नौज पर विजय प्राप्त करना चाहते थे। बंगाल के रूलर ने कन्नौज को जीतने के लिए हर्ष के ब्रदर इन लॉ को मार डाला। हर्ष ने कन्नौज के राज्य पर अपना अधिकार कर लिया और फिर बंगाल के राजा के खिलाफ एक बड़ी सेना बनाई और उसका नेतृत्व भी किया। उन्होंने रास्ते में मगध और फिर बंगाल पर विजय प्राप्त की। फिर उसने एक स्ट्रॉन्ग एम्पायर की स्थापना की, जो कि उत्तर में पंजाब, कश्मीर और नेपाल से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैला हुआ था। उसने दक्कन में मार्च करने के लिए नर्मदा नदी को क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन चालुक्य डायनेस्टी के राजा पुलकेशन सेकंड ने उन्हें रोक दिया। हर्ष ने अपनी राजधानी कन्नौज से शासन किया। यह वेस्टर्न गैंगटिक प्लेन के एग्रीकल्चरल रीजन में स्थित थी। यह एक कल्चरल सेंटर भी थी। हर्ष एक पॉपुलर राजा था। उसने बौद्ध धर्म का पालन किया और असंख्य स्तूप बनवाए। उसने कई मोनेस्ट्रीज और स्टेट हॉस्पिटल की स्थापना भी की।
उसने कन्नौज में 5th बौद्ध असेंबली का आयोजन किया। वह भगवान शिव और सूर्यदेव की भी पूजा करता था। द पल्लवास एंड चालुक्यास। साउथ इंडिया में चोला, चेरा और पांड्यास रूल्ड करते थे 2200 से लेकर 1800 साल पहले तक, और लगभग 1500 साल पहले दो लार्ज किंगडम थे, वो थे पल्लवास और चालुक्यास। कई अन्य राज्य और उनके राजा भी थे जिनके बारे में हम उनके कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस और किताबों से जानते हैं। पल्लव और चालुक्यास दोनों एक दूसरे के प्रॉस्पेरस टाउन्स पर छापा मारते थे। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्र और कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ था। चालुक्यों का साम्राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच रायचूर दोआब के आसपास के क्षेत्र केंद्रित थे। होल चालुक्यों की कैपिटल थी। यह एक इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर और कई मंदिरों के साथ में रिलीजियस सेंटर भी था। चालुक्यों का वेस्ट नोन जो रूलर था वो पुलकेशिन सेकंड था। पुलकेशिन प्रशस्ति। रवि कीर्ति पुलकेशिन सेकंड का राज दरबारी कवि था जिसने उनकी प्रशस्ति कंपोज्ड की थी। यह हमें उनके 4 पीढ़ियों के पूर्वजों के बारे में बताता है। पुलकेशिन सेकंड को राज्य उनके अंकल से मिला था। उन्होंने वेस्ट और ईस्ट कोस्ट के एक्सपीडिशंस मीन्स अभियानों को लीड किया। इसके अलावा उसने हर्ष के एडवांस को भी चेक किया। रवि कीर्ति के शब्दों में, इस हार के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं था, मीन्स हर्ष ज़्यादा खुश नहीं था। पुलकेशिन सेकंड ने पल्लव किंग पर भी हमला किया। कांचीपुरम की दीवारों के पीछे कौन छिपा था? पुलकेशिन सेकंड ने चालुक्य एम्पायर गोवा, कोंकण और मालवा तक एक्सटेंड किया। उसने पहले पल्लवों के इम्पोर्टेंट किंग महेंद्र वर्मन को हराया, लेकिन बाद में उसके बेटे नरसिंह वर्मन ने उसे हराया। अल्टीमेटली दोनों पल्लव और चालुक्यों ने नए रूलर्स राष्ट्रकूटा और चोला डायनेस्टीज को रास्ता दिया। नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द न्यू एम्पायर्स। विलेज एडमिनिस्ट्रेशन की बेसिक यूनिट था और लैंड रेवेन्यू जो फार्मर्स पर टैक्स लगता है वो इनकम का चीफ सोर्स था। एम्पायर को प्रोविंसेस मीन्स प्रांतों में डिवाइड किया गया था। प्रोविंसेस जिसमें देश, राष्ट्र और भुक्ति आते हैं। जो राजकुमार थे उन्हें प्रोविंसेस के वायसराय के रूप में अपॉइंट किया गया था। उन्होंने गुप्ता एम्पायर में उपरी का महाराज का टाइटल लिया था। ईच प्रोविंसेस को अ नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स मीन्स कई जिलों में जिले जिसे प्रदेश और विषय कहते थे उनमें डिवाइड किया गया था। प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट का अपना एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर मीन्स प्रशासनिक अधिकारी जिसे आयुक्त या विषयापति कहते हैं होता था। प्रत्येक गांव का नेतृत्व एक ग्रामिका द्वारा किया जाता था। वह काउंसिल ऑफ एल्डर से असिस्टेड था। कुछ इम्पोर्टेंट पोस्ट वंशानुगत थी। इट मीन्स जो सन्स थे वो इनके लिए फादर बन गए। उदाहरण के तौर पर समुद्रगुप्त के दरबार में पोएट हरिसेना अपने पिता की तरह महादंडा नायका इट मीन्स चीफ जुडिशियल ऑफिसर थे। एक पर्सन कई ऑफिसेस को पकड़ सकता था। फॉर एग्जाम्पल हरिसेना केवल महादंड नायका ही नहीं थे बल्कि वह कुमार अमात्या मीन्स इम्पोर्टेंट मिनिस्टर और संधि विग्रहिका मीन्स मिनिस्टर ऑफ वार एंड पीस मीन्स युद्ध और शांति के मंत्री भी थे। इसके अलावा इम्पोर्टेंट मैन वे थे जो इकोनॉमिकली और सोशली मीन्स आर्थिक और सामाजिक रूप से शक्तिशाली थे। इनमें नगर श्रेष्ठी चीफ बैंकर और मर्चेंट ऑफ द सिटी, सरथावाहा लीडर ऑफ द मर्चेंट कारवास और पार्थम कुलिका चीफ क्राफ्ट्समैन एंड द कायस्थास हेड ऑफ स्क्राइब्स शामिल थे। इनमें से कुछ मैन ओवर टाइम ज़्यादा पावरफुल रहे और उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट किंगडम सेटअप किया। अ न्यू काइंड ऑफ आर्मी। राजा वेल ऑर्गेनाइज रेगुलर आर्मी मेंटेन करते थे। इनमें पैदल सैनिक, घुड़सवार, रथ और हाथी शामिल थे। सोल्जर्स और ऑफिसर्स के पास अपनी रैंक थी और उन्हें रेगुलर सैलरी पे की जाती थी। इसके अलावा सामंत होते थे जो जिन्हें मिलिट्री लीडर्स भी कहते हैं, जो राजा को जब कभी भी ट्रूप्स की यानी सैनिकों की ज़रूरत पड़ती थी तो उन्हें प्रोवाइड कराते थे।
इन सामंतों को रेगुलर सैलरी पेड नहीं की जाती थी। उन्हें लैंड दिया गया था जिससे वे रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। उन्होंने इस रेवेन्यू का यूज्ड हॉर्सेस और सोल्जर्स को मेंटेन करने में और वेपन्स और अदर इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कराने में करते थे। धीरे धीरे ये सामंत स्ट्रांग हो गए और जब कभी भी उन्होंने देखा कि रूलर वीक है तो उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट किंगडम इस्टेब्लिश्ड किया। लोकल असेंबलीज इन द सदर्न किंगडम्स। पल्लवों ने विलेज लेवल से स्टार्ट होने वाली जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन था उसे इफ़िशिएंटली इंट्रोड्यूस्ड किया। ब्राह्मण लैंड ओनर की जो लोकल असेंबली थी उसे सभा कहा जाता था। ईच सब कमेटी ने जो स्पेशल टास्क थे जैसे इरिगेशन, मेकिंग रोड्स, लोकल टेम्पल्स और अदर अफेयर्स को अच्छी तरीके से देखा। एक विलेज की लोकल असेंबली जहाँ पर लैंड ओनर ब्राह्मण नहीं हुआ करते थे उर कहलाती थी। टाउन्स में मर्चेंट्स की ऑर्गेनाइजेशन नागारम हुआ करती थी। अदर लोकल असेंबलीज विलेज और टाउन की जो पॉपुलेशन थी उस पर डिपेंड करती थी। वे 100 ऑफ ईयर्स तक काम करते रहे। द लाइफ ऑफ ऑर्डिनरी पीपल्स मीन्स साधारण लोगों का जीवन। कोई बड़ा सामाजिक संघर्ष नहीं था क्योंकि ज़्यादातर लोग रूलर और उसके ऑफिशियल्स का फेयर और पॉवर्टी के बिना रेस्पेक्ट करते थे। उस समय के फेमस संस्कृत राइटर कालिदास ने अपने प्लेस में लोगों के जीवन और राजा के दरबार का वर्णन किया है। उनके प्लेस में राजा और मोस्ट ब्राह्मण्स को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है जबकि अन्य लोग प्राकृत बोलते थे। मैं उनके एक प्ले अभिज्ञान शाकुंतलम में पुअर फिशरमैन का इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शन मिलता है। प्लाइट ऑफ द पुअर मीन्स गरीबों की दुर्दशा। राजा दुष्यंत एक यंग वुमेन शकुंतला से प्यार करते थे। उन्होंने अपनी अंगूठी शकुंतला को उनकी याद में दे दी। एक्सीडेंटली क्या हुआ था, वो रिंग जो है वाटर में गिर गई और उसको एक फ़िश ने निगल लिया। बाई चांस वो जो फिशरमैन था उसने उस फिश को पकड़ा और उसे कट किया तो उसके पेट में उसे क्या मिली थी, वो अंगूठी मिली थी। उसने उस अंगूठी पर राजा की मोहर को देखा और तो वह उसे राजा के पास उसके दरबार में ले गया। जब गेटमैन ने उसके हाथ में वह राजा की वह अंगूठी देखी तो उसे चोर समझकर उसे क्या कहते हैं पुलिस के हवाले कर दिया। राजा ने जब चीफ पुलिस ऑफिसर से उसके बारे में पूछा तो उसने सारी कहानी बताई। उसके बाद राजा ने उस फिशरमैन को बुलाया और उससे पूछा कि क्या हुआ था, तो फिशरमैन ने उसको सारी बात बताई कि उसको रिंग किस तरीके से मिली थी। राजा ने वह अंगूठी किसको दी थी, उसे सब कुछ याद आ गया था। राजा ने उसको रिवार्ड दिया। उसके बाद जो पुलिस ऑफिसर और जो गेटमैन थे वो उस फिशरमैन के पास उस रिवार्ड का हिस्सा लेने के लिए गए। तो इस तरीके से उस समय जो गरीब लोग होते थे उन्हें अगर को राजा किसी बात पर इनाम देता था तो बड़े लोग जो ऑफिसर्स होते थे वो उसका कुछ ना कुछ हिस्सा उनसे ले लिया करते थे। तो इस तरीके से गरीब लोग की दशा जो थी वो काफ़ी ख़राब थी। चाइनीज़ यात्री फा जियान ने लिखा है कि ज़्यादातर जो लोग थे वो ऑनेस्ट हुआ करते थे और बहुत ही सिंपल जीवन जीते थे। जो अमीर लोग थे वो ईंटों से बने हुए बड़े घरों में रहते थे और गरीब लोग घास फूस से बने मिट्टी के घरों में रहते थे। और हर्षचरित के राइटर बाणभट्ट ने अपने अकाउंट में क्लियर गरीबों जो साधारण लोग थे उनकी दुर्दशा का क्लियर वर्णन किया है कि जब कभी भी राजा ट्रैवलिंग पर निकलते थे तो वो लोगों की दशा को देखते थे। इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड अराउंड 1400 ईयर्स एगो प्रॉफिट मोहम्मद ने एक नया धर्म इस्लाम अरेबिया में इंट्रोड्यूस किया था। उन्होंने स्ट्रेस किया कि सभी अल्लाह के सामने इक्वल हैं, वही एक सुप्रीम गॉड है। उन्होंने चैरिटी, फास्ट, चैसिटी और पेशेंट की अपील की। बाद में उन्होंने मक्का पर विजय प्राप्त की। उनके सक्सेसर खलीफा के नाम से जाने जाते थे। 100 साल के अंदर इस्लाम नॉर्थ अफ्रीका, स्पेन, इराक, ईरान और इंडिया में फैल चुका था। अरब मर्चेंट्स और सेलर्स जहाँ कहीं भी जाते थे वो अपने साथ में इस न्यू रिलीजन को लेकर जाते थे। तो इस तरीके से इस्लाम धर्म का पूरे वर्ल्ड में प्रचार हुआ। तो बच्चों ये थे उस समय के न्यू एम्पायर्स और उनके किंगडम्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।